नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की क्लास में। मैं मनोज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कल की कक्षा को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार नागरिकता अधिनियम यानी नागरिकता अधिकार में जो नागरिकता अधिकार 1955 में जो कमियां था, उस कमियां को दूर करने हेतु समय समय पर प्रावधान आता रहा। और उस प्रावधान के अंतर्गत देखिएगा कि भारत के संसद ने क्या किया, तो नागरिकता अधिकार के कमियों को दूर करने के लिए भारत के संसद ने 1989 में एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया। इसी को बोलते हैं हम क्या कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एससी एसटी। आपको समझ में आया? यानी 1989 में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया। कौन? पार्लियामेंट। पहले ये क्या था? तो पहले ये नागरिकता अधिकार 1955 था, जिसमें कुछ बहुत सारी कमियां थी। उन सभी कमियों को दूर करने हेतु पार्लियामेंट ने, भारत के पार्लियामेंट ने 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया। और उसके तहत इन्होंने कुछ प्रावधान किया। तो उसकी प्रावधानें क्या क्या है, उन सभी प्रावधानों को हम देखने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी से। तो उसके प्रावधान में जो पहला है कि इसमें प्रावधान क्या है, उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इस प्रावधान की विशेषताएं, तो इसका संबंध एससी एसटी दोनों से है। यानी पहले में जो कमियां था, वो एक कमियां ये था कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एससी का ही बात किया गया था, यानी अनुसूचित जाति का ही। लेकिन अत्याचार आप व्यवहार में क्या देखते हो कि आदिवासियों पर, अनुसूचित जनजातियों पर ही लोग व्यवहार में अत्याचार करते हैं। अतः उसको सुधारते हुए इसमें 1989 वाले में क्या डाल दिया गया कि शेड्यूल कास्ट के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब भी होंगे, जिसको अत्याचार निवारण अधिनियम में आंकड़ा में लाया जाएगा। तो इसका संबंध एससी से पहले था, लेकिन अब एसटी से भी हो गया और दोनों से हो गया। दोनों से मतलब वही एससी और एसटी दोनों के विरुद्ध अगर कोई ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो दोषी पाए जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, इसके द्वारा एससी एसटी के विरुद्ध किए गए 22 कार्यों को श्रेणी में रखा गया। कहा गया ऐसे 22 कार्य हैं, यानी 22 ऐसी घटनाएं जो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ करते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे। और दोषी ही नहीं बल्कि आपको हवालत में डाला जाएगा। और हवालत में आप जानते हैं हवा कम मिलती है और लात ज़्यादा मिलता है। ये वास्तविकता है। जो हवालत में गया है उसको पता है कि वहाँ हवा कम मिलते हैं और लात ज़्यादा मिलता है, यानी जेल के बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको समझना होगा कि इसके दौरान मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि 1989 में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कुछ प्रावधानें किया गया। प्रावधान इस प्रकार था कि इसका संबंध पहले एससी से था, लेकिन अब एसटी से भी होगा। दूसरा प्रावधान किया गया कि एससी एसटी के विरुद्ध किए गए ऐसे 22 घटनाएं, 22 कार्य जो आप एससी और एसटी के साथ करते हैं तो आप दोषी पाए जाते हैं। जैसे में बेगार करवाना, अपमान करना और वोट डालने के लिए प्रतिबद्ध करना। अगर ऐसी घटनाएं आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सजा के लिए बहुत ही एलिजिबल होंगे। तो इस चीज़ को मैं पुनः रिपीट कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाए, क्योंकि ये सब जो कॉन्सेप्ट है ने बहुत ही कम स्पेस देकर एग्जामिनर गलती करा लेता है। क्योंकि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसी एग्जाम में वन लाइनर प्रश्न कभी होते ही नहीं है। 100 में आपको 30+ ऐसे मिलेंगे जो वन लाइनर होंगे। बगैर कॉन्सेप्ट के साथ आप उसे देखते ही ऑप्शन को आप सही मार सकते हैं। लेकिन चूंकि 60 से लेकर 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली आप दोनों स्ट्रांग है, तभी आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो आप चीज को समझिएगा कि 1989 में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम बना, जिसकी कुछ प्रावधानें निम्नलिखित थी। प्रावधान में से पहला प्रावधान था
कि इसका संबंध पहले एससी से था लेकिन अब एसटी से हो गया, क्योंकि एसटी पर भी लोग अत्याचार करते हैं। फिर आगे कहा इसके द्वारा एससी एसटी के विरुद्ध किए गए 22 ऐसे कार्य जो एससी एसटी के साथ आप करते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे। पुनः फिर से मैं इसे रिवाइज कराता हूँ। ये अगर सिस्टम आप समझ गए तो आने वाली जो आगे घटनाएं हैं वो समझने के लिए आप बहुत ही आसानी से सहज महसूस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट की बात है, यदि आप कंसेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में एक प्रश्न भी आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसे कम प्रश्न होते हैं जो सीधा और डायरेक्ट आते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 1989 में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया भारत के पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें कुछ प्रावधान निम्नलिखित था। प्रावधान क्या था कि इसका संबंध एससी एसटी दोनों से, पहले सिर्फ क्या था एससी से था लेकिन अब एसटी से भी, क्योंकि एसटी पर भी लोग अत्याचार करते हैं। अगला प्रावधान किया गया कि इसके द्वारा एससी एसटी के विरुद्ध किए गए 22 ऐसे कार्य हैं यदि आप एससी एसटी के साथ करते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे, आपको हवालत में डाला जाएगा। और हवालत के मतलब आप समझते हैं कि वहाँ हवा कम और लात ज़्यादा मिलता है। मैं जेल का बात कर रहा हूँ। हवालत में क्या होता है, हवा आपको कम मिलेगा लेकिन लात ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्यों किसी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे। जैसे में बेगार करवाना, अपमान करना, वोट डालने के लिए प्रतिबद्ध करना कि आपको फलाने पार्टी को ही वोट डालनी होगी, तो ये सब कार्य आप करते हैं तो दोषी पाए जाएंगे और हवालत में जाएंगे तो हवा मिलेगा कम और लात मिलेगा ज़्यादा। ये वास्तविकता है भारतीय जेल का और भारतीय प्रेजेंट का। तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं। इसके साथ साथ आगे देखिए, इसके लिए 6 महीना से लेकर 5 ईयर्स तक, यानी 6 महीना से लेकर 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। आगे देखिएगा, अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। अभियुक्तों मतलब क्या, मैं अभियुक्त शब्द इसलिए प्रयोग किया हूं क्योंकि जब वो दोषी करेगा तो वह एक अभियुक्त होगा। तो अभियुक्तों यानी जो दोषी किया है उसकी गिरफ्तारी क्या हो जाती है, तत्काल हो जाती है। इसी को बोलते हैं एससी एसटी एक्ट प्रावधान। अभियुक्तों के लिए अग्रिम जमानत की मनाही की गई है, यानी एंटीसिपेटरी बिल का जो एंटीसिपेटरी बिल है उसका मनाही किया गया है। इसमें क्या किया गया है, मनाही किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, 2015 में कानून में कुछ संशोधन किया गया। जो ये वाली कानून थी इसमें कुछ संशोधन करते हुए पार्लियामेंट ने अपनी व्याख्यान को इस प्रकार दिया, शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि अत्याचार संख्या को 22 से बढ़ाकर 47 कर दिया गया। यानी 47 प्रकार का अत्याचार एससी और एसटी के साथ यदि करते पाए आप जाते हैं तो आपको हवालत में या जेल में डाल दिया जा सकता है। आगे देखिएगा कि विशेष अदालत का गठन किया गया ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रति एफआईआर जाए तो विशेष अदालत क्या करे, वो बहुत तेजी गति से केस को निपटारा करे। इसी को कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी तेजी गति से कामों में गतिशीलता आए, जिसके कारण कोर्ट में या जेल में उसकी संख्या कम हो और लोगों की हमेशा बहुत ही तेजी गति से रियायतें कुछ मिले। आगे देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, तो मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ बार बार। आगे देखिएगा, थर्ड प्रावधान क्या किया गया संशोधन में कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया। आगे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संसद ने पुनः कानून को संशोधित किया। यानी जो एससी एसटी एक्ट का तत्कालिक गिरफ्तार होने की कॉन्सेप्ट था उसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, लेकिन पुनः संसद ने उसे संशोधन करते हुए इसमें बदलाव कर दिया और यह प्रावधान को पुनः बहाल कर दिया। यानी एससी एसटी के साथ यदि अत्याचार करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो बहुत सारे एससी एसटी ऐसे हैं कि तुरंत एफआईआर करेंगे, जिसके कारण आपकी तत्काल गिरफ्तारी होगी और बाद में आपको एंटीसिपेटरी जैसे बिल जैसे घटनाओं से आपको जमानत मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अब ये सारी बातें जो थी ये आरक्षण नहीं कह सकते हैं, लेकिन एससी और एसटी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको मैंने बताने का प्रयास किया। आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 18 यानी आर्टिकल 18 उपाधियों का निषेध। यानी उपाधि मतलब क्या होता है? उपाधि मतलब टाइटल। आप देखते हैं कि ब्रिटिश काल में राय बहादुर खान, राय बहादुर सिंह, जो हिंदू है उसको राय बहादुर सिंह, और जो मुस्लिम उसको राय बहादुर खान, जो सरदार है उसको राय बहादुर सरदार राय बहादुर। तो ये सारी जो टाइटल है, उपाधि है, ये ब्रिटिश काल में होता था। लेकिन जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर पढ़िएगा आर्टिकल 18 में, तो आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब है राज्य, राज्य मतलब आर्टिकल 12 वाली राज्य। राज्य शैक्षिक और सैनिक उपाधि को छोड़कर और कोई अन्य उपाधि नहीं दे सकता। यानी शैक्षिक, शैक्षिक मतलब क्या? शिक्षा। अब यदि आप शिक्षा प्राप्त किए, बहुत बड़े बड़े किताबें लिखे, बहुत बड़े बड़े थीसिस लिखे, आपने पीएचडी किया, आपने डीएससी किया, तो इन सभी जो घटनाओं से आपने जो बातें लिखा, समाज को जो आपने आईना दिखाने का काम किया, उससे प्रेरित होकर आपको जो राज्य है वो क्या कहे, चाहे तो उपाधि दे सकता है। जैसे डॉक्टर फलाना पीएचडी लोग करते हैं तो अपने नाम के पीछे इस चीज़ें जोड़ना शुरू करते हैं। तो वही कहता है कि राज्य सिर्फ सैनिक और शैक्षिक में ही उपाधि दे सकता है। जैसे में आप देखते हैं विक्रम बत्रा जो कमांडर चीफ होते हैं सेना का, उन सब चीज़ों को एक टाइटल दिया जाता है, तो अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। आगे समझिएगा कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। यानी वैसे भारतीय नागरिक जो बहुत ही भला कार्य किया हो, लेकिन वह विदेशी राज्य से, यानी अमेरिका चाहे कि मैं भारत के लोगों को ये देना चाहता हूं, तो वो मनाही करेगा। भारत क्या करेगा? मनाही करेगा। लेकिन यदि कोई भारत के व्यक्ति ऐसा काम किया है जो विश्व लेवल पर उसके लिए मानवीय स्वभाव के लिए, मानवीय मूल्य के लिए, ह्यूमन वैल्यूज के लिए अगर सही माना जाता है, तो ऐसे में एक्सेप्ट करते हैं और राष्ट्रपति के सहयोग से। आगे देखिएगा कि वैसे भारत का व्यक्ति जो लाभ के पद पर विदेश या विदेशी राज्य से उपाधि लेता है, तो वह प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा। यानी भारत में रहने वाले जो लाभ के पद पर, कोई भारत में रहने वाले विदेशी जो लाभ के पद पर है, वह विदेशी राज्य से, यानी वैसे विदेशी जो भारत में लाभ के पद पर है और वह विदेशी राज्य से उपाधि लेना चाहता है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट की अनुमति से ही ऐसा कामें होगी। अतः इन सभी घटनाओं को यदि हम जानते हैं, तो आर्टिकल 18 के अनुसार उपाधि होता क्या है। तो उपाधि क्या है उसके बारे में समझिए। उपाधि का तात्पर्य ऐसे पदवी से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे करता है, जिससे उसकी कुछ विशेषाधिकार बनते हैं। जैसे में आपने सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी, तो उसको माही बोलते हैं लोग, डॉक्टर फलाना। तो ये सारी जो बातें हैं उसके नाम के पीछे जुड़ने के मतलब है कि उसके विशेषाधिकार को बताता है कि ये फलाना व्यक्ति ये है, इस चीज से संबंधित है। अब लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ के पद वो होगा, वह हर व्यक्ति जो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग राज्य से लाभ की आर्थिक अवस्था प्राप्त कर रहा है। अतः इन सब क्षेत्रों में देखें तो पार्लियामेंट ने, संसद ने 56 पदों को अपवाद का पद घोषित किया है। यानी लाभ का पद घोषित किया है। कितना पदों को? 56 ऐसे पद हैं जॉब करने योग्य जिससे। अब इसी के आगे देखिएगा तो एक विवाद आता है कि जब ये सारी मनाही है, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन सब जैसे अवार्ड को क्यों दिया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को, इन सब पहलुओं पर विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, आपको पता चलेगा कि भारत रत्न का मुद्दा क्या है। तो 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री आदि जैसे अवार्ड का, आदि जैसे सम्मान का शुरुआत किया। क्या किया? शुरुआत किया। तो
तो याद रखिएगा यहाँ फैक्चुअल पॉइंट आपके पीटी के लिए बहुत उपयोगी है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो ये कब हुआ आपका, चूंकि 1954 में पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। अब ये जब आया तो इसमें बहुत सारे विवाद उत्पन्न लिया। अब विवाद कैसे उत्पन्न लिया उस विवाद को समझिएगा। 1954 क्या है, कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू प्राइम मिनिस्टर था। तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि इसको जारी रखा और फिर कांग्रेस का ही एक नेता था, इसका आलोचना किया जिसका नाम था जेबी कृपलानी। अब जेबी कृपलानी ने इसका आलोचना किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में ये अपना योगदान भी दी थी, संविधान सभा का मेंबर भी थी जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी ने कहा कि आर्टिकल ये 18 का उल्लंघन करता है, जबकि आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधि का मनाही होगा। और फिर आप किसी को भारत रत्न दे रहे हैं तो ये आर्टिकल 18 का मनाही कर रहा है, आर्टिकल 18 का विरुद्ध है। ऐसा कौन कर रहे हैं, जेबी कृपलानी आक्षेप लगाते हुए कह रहे हैं। तो इसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और फिर जनता पार्टी भारत रत्न जैसे सम्मान को रद्द कर देता है। लेकिन पुनः 1980 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो फिर ये एज इट इज चलने लगता है। तो यह एक बहुत बड़ी कालक्रम घटनाएं हैं। तो ये घटनाओं से गुजरते हुए भारत रत्न जैसी व्यवस्था आई सामने और फिर आगे यह तय था कि यह मामला जाता सुप्रीम कोर्ट में। तो वही मामला कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। और फिर बालाजी एक केस चला जिसका नाम था बालाजी राघवन केस, बालाजी राघवन केस। अब बालाजी राघवन केस ने निर्णय देते हुए इसको दो तरह में बांटा, उपाधि कहा और दूसरा कहा सम्मान। उपाधि मतलब क्या, टाइटल। सम्मान मतलब क्या, अवार्ड। सम्मान किस लिए दिया जाता है, ताकि आप समाज में, देश हित में, वर्ल्ड हित में यदि कोई आप नेक काम किए हैं जिससे मानवीय वैल्यूज को एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मिला है, तो ऐसे में वह सम्मान दिया जाना चाहिए। यह कौन कहा, बालाजी राघवन केस 1996। तो इसको मैं पुनः बताता हूँ आपको, एक एक लाइन इसमें आपको याद रखना होगा। मैं बता रहा हूँ कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि का शुरुआत हुआ। तो आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधि का मनाही होगा। ऐसे में 1954 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का ही एक प्रतिनिधि जो संविधान सभा के कभी सदस्य भी रही थी, जेबी कृपलानी, इसका विरोध कर दिया, पुरजोर विरोध किया कि ये तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन करता है, उपाधि देना, भारत रत्न देना, पद्म विभूषण और पद्मश्री देना। तो आगे चल के 1978 में जनता पार्टी की सरकार बना, जनता पार्टी ने इसे बंद कर दिया। फिर पुनः 1980 में कांग्रेस की सरकार बन गया तो कांग्रेस एज इट इज जारी रखा। तो यह विवाद धीरे धीरे कहाँ पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक केस चला, बालाजी राघवन केस 1996 में। इसने कुछ इस प्रकार डिवाइड किया कि जो सम्मान है और उपाधि है, यानी एक होता है उपाधि और एक होता है सम्मान। सम्मान मतलब अवार्ड, और भारत रत्न हम देते हैं तो क्यों देते हैं, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि यदि आप समाज में, देश हित में, विश्व हित में यदि कोई नेक काम किए हैं जो मानवीय वैल्यूज को आगे रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में सम्मान दिया जाना चाहिए। ये कौन कहा, बालाजी राघवन केस 1996। तो आपको इस केस को याद रखना होगा कि किस प्रकार भारत रत्न को सही ठहराया गया। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ तक जो भी विवादें था आर्टिकल 18 के लेकर, वो सारी विवाद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला यहाँ तक आपको खत्म हुआ क्या, तो पहला अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल है 14 समता या समानता का अधिकार 14 से 18, ये क्या हुआ आपको क्लियर हुआ। यानी फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो 6 हैं। पहले 7 था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। लेकिन अब जो 6 है जिसमें से आज पहला खत्म हुआ, जिसका क्या नाम है, समता या समानता, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक आता था।
तो 18 को मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं समता या समानता, और दूसरा क्या है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता जो आर्टिकल आता है 19 से 22। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास अब करेंगे आगे। तो अब बने रहे मेरे साथ। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 में जो मूल संविधान में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई है, तो अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। कितने प्रकार की दी गई थी? 7 प्रकार की दी गई थी। ठीक, तो वो 7 प्रकार को किस भाग में किस तरह से बांटा गया है उसको हम देखते हैं। सब का सब क्लोजेस है। 19 का 1 का सब क्लोजेस ए, यानी आर्टिकल 19 का 1 सब क्लोजेस ए, आर्टिकल 19 का 1 सब क्लोजेस बी, आर्टिकल 19 का 1 सब क्लोजेस सी, आर्टिकल 19 का 1 सब क्लोजेस डी, और आर्टिकल 19 का सब क्लोजेस ई, और आर्टिकल 19 का सब क्लोजेस एफ, और आर्टिकल 19 का 1 सब क्लोजेस जी। इस प्रकार ये 7 भागों में विभाजित है। तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉजेस ए में क्या बातें हैं उसको जानते हैं। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉजेस ए, यदि आपको ऐसे लिखा हुआ कहीं दिखे कि आर्टिकल 19 और फिर ऐसे रहे तो ये क्लॉज हुआ, लेकिन यदि एक और ऐसे हो जाए तो इसे कहेंगे सब क्लॉजेस। क्या कहेंगे? सब क्लॉज। यानी आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉजेस ए में क्या बात की गई है, तो याद रखिएगा। फिर मैं बता रहा हूं कि यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे देखने को मिले, इसलिए आर्टिकल जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे देखने के मिले कि आर्टिकल ऐसे देखने को जब मिले, फिर से मैं बता रहा हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं तो आपको यदि इस प्रकार से देखने को मिले कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, तो आपको इसको इस तरह से पढ़ना है कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। अब देखिए तो कोई नया नहीं बना है, सब क्लॉजेज जुटे हैं। बहुत सारे अभी ऐसे शिक्षक होते हैं जो कहते हैं अनुच्छेद 400 से अधिक हो गया है। भाई काहे को हो जाएगा उतना? आप चीजों को समझो ना अच्छा से, सिर्फ सब क्लॉजेज बढ़ रहे हैं उसको। तो वही आर्टिकल मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉजेज ए में कहा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने विचारों को कहीं रख सकते हैं। आपके अंदर कहीं कुछ विचार आपको लगता है तो आप रखो, लोग आपके विचार को माने या ना माने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि मेरे विचार को मानो। आपके विचार को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। उसी प्रकार 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में कहा गया है कि शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करना। देखते होंगे लोग जब सम्मेलन करता है, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं, भीम आर्मी, करनी सेना, ये वो बहुत सारे लोग होते हैं जो तलवारें लहराते रहते हैं हवाई में। किसी का मूडी ना सामने आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आप हथियार लेकर भी शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। आर्टिकल आगे देखिए कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई में कहा गया है कि संगठन बनाने तथा सहकारी संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझ में ये आ रहा होगा। आगे देखिए आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज डी में कहा गया है कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, बस सकते हैं, ये सब। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई में भारत में कहीं भी निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता। अब ई के बाद देखिए तो एफ आना चाहिए था, तो एफ को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज एफ में आता था राइट टू प्रॉपर्टी, और उसको तो हटा दिया गया है। तो इसलिए मैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी बता रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पेशा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। आपको समझ में आया? समझ में आया होगा। आगे देखिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि मुझे चीज याद रहे। 2 और 1 और यहाँ पे एज ए 3 क्या है
3। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कि आगे देखिए, ये चीज याद हो गई आपको। आगे देखिए, सहकारी संस्था बनाने की प्रक्रिया जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2011 में। ये 97 यानी 1997 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 2011 में सहकारी संस्था बनाने का परमिशन और गारंटी और जोड़ा जाने वाला शब्द बनाया गया था। इनमें से कोई स्वतंत्रता असीमित नहीं है, यानी आपको कोई भी काम करने के लिए अभी व्यक्ति स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो भारत में एकता और अखंडता को, समता और समानता को बाधा पहुंचाती हो। तो वही कहा गया है, इनमें से कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए पर कुछ सीमाएं हैं, और ये सीमाएं इस प्रकार है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बाधित अगर करने वाली कुछ बातें आप बोलते हैं, कोई ओपिनियन रखते हैं, चाहे वो कन्हैया हो या कंस कुमार हो, कोई भी हो, यदि वह ऐसी बात को रखते हैं समाज के बीच, देश के अंदर, जिससे एकता की भावना अवरुद्ध होती है, तो उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य की सुरक्षा में बाधा आती हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। विदेशी राज्य से आप मित्रता और संबंध बनाने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। लोक व्यवस्था को बनाए रखना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। आगे देखिए, न्यायालय की अवमानना, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के वकील को दलाल है, चोर है आदि जैसे बात कहते हैं तो उससे वो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मानहानि का दावा, आप किसी व्यक्ति को ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे उसकी स्वाभिमानी और मान सम्मान की क्षति होती है तो आप दोषी पाए जाएंगे। अपराध के लिए ठहराना, यानी अपराध के लिए, जैसे आज बहुत ही मुझे आत्मा का शांति मिला कि जो पंजाब को खालिस्तान बनाने वाले लोग थे, जो चाहता है कि भारत हमेशा गतिरोध में रहे, और पंजाब के ही लोग, और पंजाब को एक अलग क्षेत्र, एक अलग देश और एक अलग नज़रिया से देखना चाहता है, उसको खालिस्तानी बनाना चाहता है, वहाँ पे खालिस्तानियों को उतारना चाहता है। भाई, यदि आपको भारत से इतना ही दुख है और इतना ही दर्द है तो आप हो क्यों भारत में? आप भारत से बाहर चले जाओ ना। कौन आपको बुला रहा है कि आप आइए भारत में रहिए? और यदि भारत में आपको रहना है तो भारत के रूल, नियम आदि भावनाओं को आपको लेकर चलना होगा। आप याद रखो, ये मोदी जी की सरकार है और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की संविधान है। जो ना होने का वो हो सकता है, आप याद रखिएगा। तो खालिस्तानी लोग आज पकड़ाया, न्यूज में आज पेपर में था, वो आज पकड़ाया, लेकिन उसका दुर्भाग्य बस वो व्यक्ति जो मेन लीडर था वो नहीं धराया, लेकिन उसके कुछ गैंग थे जो धरा गए। लेकिन हमारे लिए आज भी, हम लोगों के लिए एक चिंतित करने की बात है कि मेन उसका जो बीज था, बीज नहीं धराया। लेकिन याद रखिए कि जो भी भारत में एकता और अखंडता को बर्बाद करने का बात करे, चाहे तो वह भीम आर्मी हो या करनी सेना हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। भारतीय संविधान सबको एकता और अखंडता बनाए रखने की भरपूर क्या देती है? परमिशन देती है, भरपूर रियायतें देती है। तो आपको ये सारी बातें याद हो गई होगी। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।